नमस्कार, ईटीवी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात होगी सीधी सट, और सीधी सट में हमारे साथ हैं राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ। सर्राफ साहब, सीधी सट बात शुरू करते हैं जी। आप अपने बयानों के लिए चर्चित होते हैं। आप कभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवसाद का शिकार बताते हैं, कभी बयान वीर बताते हैं, लेकिन बयानों में आप भी पीछे नहीं रहते। देखिए, जहाँ तक अशोक जी गहलोत का सवाल है, वो हमारे राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बिना तथ्यों के आधार पर वो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करके और बयान देते हैं, ये उन जैसे वरिष्ठ नेता के लिए शोभा नहीं देता। अब उन्होंने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर्स की लिस्ट बना रहा हूँ और जब हमारा राज आएगा तो हम देखेंगे। इस पर क्या एतराज है? यानी आप ये देखिए, ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र में इस प्रकार से धमकी देना, धमकाना, क्योंकि कोई भी ऑफिसर होगा, उसकी ड्यूटी है कि सरकार जिसकी भी होगी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जिसकी है, उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करना, उनके जो निर्णय हैं उनको जनता के लिए जो हित के निर्णय करती है उनको लागू करना। अब उसमें इस प्रकार से धमकाना, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। लेकिन कांग्रेस वालों को लगता है कि आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी की निगाह में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के बारे में, जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ, उन्होंने अनर्गल आरोप बिना तथ्यों के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी इस प्रकार के आरोप या तो तथ्यों के साथ आए। अब विधानसभा चल रही है, विधानसभा में एक दिन वो नहीं आए, विधानसभा में आए, तथ्यों के साथ आरोप लगाएं तो उसका जवाब भी दें, पर विधानसभा में तो आते नहीं और बार ही वो बयान देते हैं। लेकिन इस तरह के बयान की वो अवसाद के शिकार हैं, तो ये अपने आप में लगता है कि भाषा की गरिमा जो है। देखिए, ये बात सही है कि आज कांग्रेस में भी वो अलग थलग पड़े हुए हैं। आज सचिन पायलट जी और उनमें आपस में कंपटीशन। अलग थलग कहाँ? वो अभी उत्तर प्रदेश में है, पंजाब का जिम्मा था उत्तर प्रदेश में जाना और पंजाब में जाना, ये उनकी लोकप्रियता का वो नहीं, मापदंड नहीं है। पर कांग्रेस में आज सचिन पायलट जी जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने, तब से वो अलग थलग नजर आ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो अनर्गल आरोप हर किसी पर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आरोप तो आप पे भी लग रहा है कि आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए। नहीं, मैंने तो एक्शन पर रिएक्शन किया है। जब उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के नाते मेरे पे आरोप लगाए, अनर्गल आरोप लगाए, तो मैंने उसका जवाब दिया है। मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाऊं, पर उन्होंने बिना तथ्यों के आधार पर और फेक में जिस प्रकार से आरोप लगाने की कोशिश की, तो स्वास्थ्य मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका जवाब दूं। नहीं, कद की बात तो आप भी छात्र राजनीति में थे, लगभग साथ आपने वो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, तो नेचुरली मैं ये मानता हूं कि मेरे कंपैरिजन में उनका कद बहुत बड़ा है। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, सीधी सट बात बताइए कि अवसाद का शिकार एक लीडर को बताना। मैंने बताया नहीं, मैंने ये कहा कि जिस प्रकार से वो कांग्रेस पार्टी में अलग थलग पड़े हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और आप देखिए, यानी अधिकारियों को जिस प्रकार से, जिस भाषा में उन्होंने धमकाने की कोशिश की, लोकतंत्र में क्षम्य नहीं है। लोकतंत्र में हर सरकार को, जो जनता के द्वारा चुनी हुई है, उनको अपनी नीतियों को लागू करने का काम करना पड़ता है, और नीतियों को लागू करने का काम अधिकारियों के थ्रू होता है। लेकिन आप उन अधिकारियों को धमका रहे हैं, लेकिन कई सीट आपकी आई और आप इस प्रकार से धमका रहे हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, सचिन पायलट ने इस पर जवाब दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कि कोई धमकाया नहीं है, सचेत किया कि वो सरकार के दबाव में गलत काम नहीं करे। धमकाया, उनकी जो भाषा थी, गहलोत साहब खुद इसका जवाब देते कि नहीं, मैंने धमकाया नहीं, मैंने तो केवल सचेत किया है, तो समझ में आता। अब उनकी बात का सचिन पायलट जी जवाब देने क्यों अशोक गहलोत जी को जवाब देने में कोई रोक रहा था? अच्छा, आप कई बार, आपका जो व्यवहार है, आप हालांकि राजनीति में आप इतने सक्रिय भी हैं, सीनियर भी हैं, और आपकी लीडरशिप भी यहाँ पर पूरी तरह से राजधानी में खास तौर पर मानी जाती है। कई बार आप लगता है कि आपका नज़रिया भी व्यापारी वाला होता है। आप कहते हैं कि राजस्व जरूरी है, जब तंबाकू की बात आती है। मैंने तंबाकू के मामले में ये कहा कि तंबाकू पर निश्चित रूप से कमी आनी चाहिए इसके उपयोग में, और जहाँ तक रोग का सवाल है,
तो मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि केवल राजस्थान में हम तंबाकू पर रोक लगाएंगे तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे। आप क्योंकि सीधी सुनिए, सट बात सुनिए, बताइए कि आप मैं क्या सीधी सट तंबाकू बता रहा पे हूं, मैं रोक ये- लगाएंगे मैं नहीं? सीधी सट बात ही बता रहा हूँ। तंबाकू पर जब तक पूरे देश में रोक नहीं लगती तब तक हम तंबाकू पर रोक लगाना हमारे लिए संभव नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम केंद्रीय सरकार से बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तंबाकू पर रोक लगनी चाहिए। और मैं इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद तंबाकू नुकसानदायक है, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके लिए हमने 295 ब्लॉक जो हैं राजस्थान के, उनमें अभियान चलाया, तंबाकू रोक दौड़ें आयोजित की, वहाँ पर प्रदर्शनियाँ आयोजित की और चालान किए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान में 1,76,000 से ज़्यादा चालान तंबाकू का जो गलत उपयोग करते हैं उसके करके हमने विश्व में रिकॉर्ड कायम किया है। आज तक 9,000 चालान का रिकॉर्ड था एक दिन में, और हमने इसका 28 मतलब फरवरी जनता को, आपके साथ आ रही है? मैं कह रहा हूँ नहीं, तो निश्चित रूप से तंबाकू पर रोक लगनी चाहिए, पर केवल और केवल राजस्थान में नहीं। आपको ध्यान होगा हरियाणा में शराबबंदी हुई थी, क्यों वापस लेनी पड़ी? क्योंकि पड़ोसी राज्यों से स्मगलिंग होने लग गई। आज हम राजस्थान में यदि तंबाकू पर रोक लगाएंगे तो हरियाणा से, लेकिन गुजरात में तस्करी होगी, शराबबंदी है, गुजरात में इतने सालों होगी। से सक्सेस है। कहाँ सक्सेस है? गुजरात के लोगों को पूछिए, गुजरात में आपको जितनी शराब चाहिए वो मिलती है। ये तो आपकी सरकार पर सवाल है फिर। सरकार, प्रश्न मोदी सरकार जी का भी नहीं वहाँ पे है, मुख्यमंत्री प्रश्न थे। सरकार का नहीं है। स्मगलिंग जिस प्रकार से होती है उसको कोई भी सरकार हो वो नहीं रोक सकती है। इसका तरीका ये है कि तंबाकू जैसी खतरनाक चीज पर पूरे देश में रोक लगे, तभी हम तंबाकू पर रोक लगा सकते हैं। अच्छा, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपकी चिंता स्वाभाविक तौर पर जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जी, इससे कैंसर का रोग होता है, तमाम तरह की बीमारी मैंने बताया है, ना, उस पर इलाज पर उतना खर्च होता है जितना इसके मैंने राजस्व की- बताया कि हम इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तंबाकू के क्या क्या नुकसान हैं, किस प्रकार से इससे मुंह का कैंसर होता है, किस प्रकार से और कैंसर के लिए ये बीमारी बड़ी यानी खतरनाक है, इसके लिए हम अभियान चला रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि हमने पिछले 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक अभियान चलाया पूरे राजस्थान में, और इसके लिए हर ब्लॉक स्तर पर पहली बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार 295 जो ब्लॉक हैं उनमें हमने अभियान चलाकर तंबाकू के प्रति, तंबाकू के क्या क्या नुकसान है उसके प्रति जागरूकता करने का अभियान चलाया। और हमने जो चालान किए, मैंने जैसे बताया कि पहले केवल 9,000 चालान एक दिन में किए जाने का रिकॉर्ड था, हमने 1,76,000 से ज़्यादा चालान एक दिन में 28 फरवरी में करके और एक रिकॉर्ड कायम किया है। और इस रिकॉर्ड पर भी बातचीत करेंगे। अभी सीधी सट जारी है, कहीं जाइएगा नहीं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सीधी सट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सीधे सट सवालों का जवाब देने के लिए हैं राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सराफ। सराफ साहब, सीधी सट बात करते हैं कि आपने रिकॉर्ड तो बना लिया, सबसे बड़े चालान किए, इसका मतलब पब्लिक आपके साथ आ रही है, पब्लिक आपको सपोर्ट भी कर रही है। बिल्कुल। तो आप आश्वस्त कर सकते हैं कि तंबाकू पर रोक का ये जो काम देखिए, है हम कब तक हो सकता है? प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में इस पर रोक लगे, और इसके लिए जो भी संबंधित लोग हैं केंद्र में उनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं इस व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूँ कि तंबाकू जैसे खतरनाक चीज़ पर रोक लगनी चाहिए, पर वो केवल प्रदेश में लगा करके हम यानी फायदा नहीं ले सकते। ये पूरे देश में यदि रोक लगेगी तभी इसका पूरा फायदा मिल सकेगा। अच्छा, आप कैंसर रोगियों से मिलते होंगे, तंबाकू की वजह से सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर हो रहा है, कैंसर इंस्टीट्यूट की भी बात चल रही है, कैंसर इंस्टीट्यूट देखिए, शुरू मैं होना धन्यवाद था। देना चाहूँगा आदरणीय वसुंधरा जी को और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को कि 120 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापनगर में हम कैंसर इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ। उसमें 90 करोड़ रुपया अपने केंद्रीय सरकार से मिलेगा और 30 करोड़ रुपया राज्य सरकार से मिलेगा। इसकी 16 करोड़ रुपए की पहली किस्त अपने केंद्रीय सरकार से आ गई है और उसका काम जल्दी प्रारंभ होने वाला है। 8 मेडिकल कॉलेज भी आप बनाना शुरू करने वाले थे, उस पर भी काम ज्यादा सवाल नहीं है। 8 मेडिकल कॉलेज का सवाल है, ये हमारे प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का परिणाम है कि केंद्रीय सरकार ने 189 करोड़ रुपया प्रति मेडिकल कॉलेज
और 8 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में खोले जाने का निर्णय हुआ है। इसमें अपने चूरू, सीकर, पाली, डूंगरपुर, अपने अलवर, लेकिन काम जो जिस रफ्तार से शुरू होना था वो मैं नहीं ये हो बता रहा पाया। हूँ कि मैंने अभी 3-4 दिन पहले इसकी समीक्षा बैठक की थी। उसमें 5 मेडिकल कॉलेजेस का काम बड़ा तेजी से चल रहा है, और अलवर, सीकर और अपने बाड़मेर, इन तीनों का काम अभी, एक तो सीकर में तो अभी प्रारंभ नहीं हुआ। अब एजेंसी हमने तय कर दी है कि RSRDC से हम सीकर कॉलेज का काम करवाएंगे। उसमें जो पहले वहाँ एक ट्रस्ट था, उसने अपनी ज़मीन दान में दी है, तो वहाँ आधी बिल्डिंग तो बनी हुई है, और आधी बिल्डिंग हम अब RSRDC को दे दिया, तो वो भी जल्दी हो जाएगी। चुनाव से पहले हो जाएगा। और अलवर में काम इसलिए प्रारंभ नहीं हुआ कि वहाँ केंद्रीय सरकार की ESI की बिल्डिंग बनकर के तैयार है। हम केंद्रीय सरकार से बात कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो ESI की जो ESI हॉस्पिटल की जो ज़मीन है वो हमको मिल जाए, तो बना बनाया तैयार मिलेगा तो हम वहाँ चालू कर सकते हैं। बाड़मेर का जो काम है वो अभी तक संतोषप्रद नहीं है। वहाँ केंद्रीय एजेंसी को हमने काम दे रखा है। मैंने जो समीक्षा बैठक की उसमें वहाँ का काम मुझे अभी संतोषजनक नहीं लगा। पर हमारा ये प्रयास है कि 1 जुलाई 2017 को जो नया सत्र प्रारंभ होगा उसमें हम 5 मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से चालू करने का प्रयास करेंगे। अच्छा सराफ साहब, आप सीनियर हैं, अनुभव में आपकी कोई कमी नहीं है, उम्र के लिहाज से भी आप बड़े हैं, लेकिन कई बार आप लगता है कि कंजर्वेटिव सोच रखते हैं आप अपने लोगों को लेकर। जैसे आपने एक बयान बीच में दिया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था उसमें, कि जयपुर के लोग अगर अस्पताल में आते हैं तो उनको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र हमने तो इस व्यवस्था, इसी तरह से आपने बीजेपी को लेकर के अभी बोला कि उनको VIP मैं यही ट्रीटमेंट बताना मिलेगा चाहता कार्यकर्ताओं हूँ को। कि इसको लेकर के हमने तो उल्टा सुधार किया है। जब कांग्रेस का राज था 2008 से 2013 के बीच में, और दुर्रू मियाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने अपने घर पर 2 डॉक्टर्स लगा रखे थे, 2 अपने क्या कहते हैं नर्सिंग स्टाफ के लोग लगा रखे थे, और 6 वार्ड बॉय लगा रखे थे, और केवल तिजारा के लोगों का इलाज प्राथमिकता के आधार पर VIP इलाज हो, इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी। अगर उन्होंने और गलत शुरुआत अरे पूरी बात सुनिए। और इसी प्रकार से राजकुमार जी शर्मा जो राज्य मंत्री थे स्वास्थ्य मंत्रालय के, उन्होंने अपने घर पे इसी प्रकार से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और ये अपने वार्ड बॉय लगा रखे थे। हमने इसमें सुधार किया, और हॉस्पिटल में जो रूम नंबर 23 है, जहां IAS, RAS, IPS का और सरकारी कर्मचारियों का वार्षिक मेडिकल चेकअप होता है, उसमें हमने ये एडिशन किया कि राजस्थान का कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक और MP, उनकी रिकमेंडेशन से कोई भी व्यक्ति वहां पर आएगा तो निश्चित रूप से उसका इलाज प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे। सीधे सट सवालों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सीधी सट पर हमारे साथ हैं सीधे सट सवालों का जवाब देने के लिए राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ। सर्राफ साहब, सीधा सट सवाल ये है कि 23 नंबर का जो मामला है VIP का, क्या MLA का पत्र होना ज्यादा जरूरी है मरीज के पास? इतने तमाम लोग आते हैं, लाखों लोग SMS में आते हैं, फिर आप उनको VIP ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा? मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि राजस्थान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे BJP के हैं, विधायक और सांसद, उनका पत्र लेकर के यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा या मुझे डायरेक्ट कोई व्यक्ति फ़ोन करेगा, तो स्वास्थ्य मंत्री के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा उसका इलाज मुकम्मल हो। अच्छा, स्टंट को लेकर के भी अब उनकी कीमत नियंत्रित करने की बात हो रही है। कानून आपके पास है नहीं, किस तरह से कर पाएंगे? देखिए, ये गलत है कि कानून नहीं है। ये जो अपने ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, आज मेरी सुबोध अग्रवाल जी से बात हुई है जी, वो जो एक्ट है उसमें हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और जैसे ही अखबार में ये खबर छपी जी कि अब स्टंट की कीमत कम होने के बाद भी और कई निजी अस्पताल
इसका पालन नहीं कर रहे। हमने उसी समय हमारे ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर जो हैं उनको भेजा, और अजय फाटक और राजा राम शर्मा जो हमारे ड्रग कंट्रोलर है वो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैं केंद्रीय सरकार ने, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने 13 फरवरी 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी करके कॉर्नरी स्टेंट की कीमतें निर्धारित की। बेयर मेटल स्टेंट की कीमत 7,260 और डीएएस बीबीएस स्टेंट की कीमत 29,600 रुपये निर्धारित की। इन निर्धारित कीमतों के बाद जब हमने वहाँ इंस्पेक्शन किया तो नारायण हृदयालय तो 1,43,000 रुपये पहले लेते थे वो एंजियोप्लास्टी का चार्ज, पूरा पैकेज। उसकी जगह उन्होंने 1,06,600 रुपये वहाँ लेते हुए हमें मिले। इसी प्रकार से दुर्लभ जी हॉस्पिटल में जहाँ पहले 95,240 रुपये लेते थे, वहाँ 76,228 रुपये में वहाँ लेते हुए मिले। इसी प्रकार से एटर्नल हॉस्पिटल में जहाँ 1,50,000 का पैकेज था, उसकी जगह वहाँ 94,978 रुपये यानी 55,000 रुपये कम लेते हुए मिले। और फोर्टिस में जहाँ 1,00,000। आप संतुष्ट हैं इससे, इस कार्रवाई से? नहीं, ये देखिए, ये निरंतर प्रक्रिया है और इसको हम जारी रखेंगे। जहाँ भी कोई भी निजी हॉस्पिटल ज़्यादा रेट लेते हुए मिला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये जो है कि इसके लिए कोई क्या कहते हैं कानून नहीं है, अभी जो कानून है उसमें कार्रवाई करने में राज्य सरकार सक्षम है। और जैसा मैंने कहा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसके अंदर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपकी एक योजना की बड़ी चर्चा है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की, उसकी भी बड़ी तारीफ हो रही है जी। आप क्या आश्वस्त कर सकते हैं कि पूरे राजस्थान में ब्लॉक लेवल तक इस तरह का कोई मैकेनिज्म होगा? देखिए, जहां तक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का सवाल है, मैं मुख्यमंत्री जी को फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रदेश की 2/3 जनसंख्या को प्रतिवर्ष 30,000 से लेके 3 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध करवाने का हमने प्रयास किया है। और इसके लिए निःशुल्क इंडोर उपचार की व्यवस्था भी हमने की है। और इस योजना में 496 राजकीय और 645 निजी चिकित्सालय तक जुड़ चुके हैं। इतनी तारीफ हो रही है, उसके बावजूद बजट कम करने की बात और इसके, हाँ, किसने कहा? दवाइयों की नो, इसमें एक वर्ष की अवधि में 349 करोड़ रुपए की राशि ये भामाशाह बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बुक की गई है और 7 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा अभी तक मिल चुका है। क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं कि ये ब्लॉक लेवल तक जल्द से जल्द पहुंचे? मैं बता रहा हूं कि ये जो हमारी योजना है, अभी तक 349 करोड़ रुपए इसमें बुक हो चुके हैं और 7 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। अच्छा, आखिरी सवाल, एक फिल्म आई थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, एक फिल्म आई थी। मेरा सवाल है, सीधा सा सवाल है, सीधा सट सवाल है कि कालीचरण सराफ को गुस्सा क्यों आता है कि वो इस तरह के बयान के बाद कभी गुस्सा आता ही नहीं है। हमको गलत ख्याल है, मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता। नहीं तो फिर आप इस तरह के बयान देकर अक्सर चर्चा में कैसे? मैं बता रहा हूं कि मैंने बयान कभी भी, कोई भी बयान गलत नहीं किया। उसको तोड़ मरोड़ के अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और कोई पत्रकार मतलब अब इसके लिए मीडिया को जिम्मेदार जैसे मैंने, नहीं मीडिया को जिम्मेदार नहीं, कुछ पत्रकारों को। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। अब आज आपने कुछ अखबारों में, सब अखबारों में अलग अलग विजन है। क्यों? जब मैंने बात तो एक ही कही होगी, बात तो एक ही कही होगी ना, अपने अपने नजरिए से, अपने अपने हिसाब से। अब कोई पत्रकार ये चाहे कि मैं प्रश्न पूछूं, मैं उसका जवाब मेरे हिसाब से लिखूं, तो ये तो ठीक नहीं है, इसको तो उचित नहीं माना जा सकता। अब आप देखिए कि आज जयपुर में 8-9 अखबार निकलते हैं। हर अखबार में जो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, होना क्या चाहिए कि सब में एक प्रकार की न्यूज आए, पर नहीं, किसी ने किस प्रकार से न्यूज दी है, किसी ने किस प्रकार से दी है, किसी ने किस प्रकार। नहीं, हर खबर का अपना एंगल होता है। आज एंगल है तो मैं उसकी कोई। आज सीधी सट में हमारे साथ थे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सराफ, जिनके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अक्सर जो बयान देते हैं वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग हैं। हालांकि जिस तरह के बयान खुद सराफ साहब देते हैं वो भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करते हैं। अगले सप्ताह सीधी सट में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।